यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 1 आपने देख लिया है। आइए बच्चों, अमेंडमेंट लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एंड दिस लेक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बेटा आइए बच्चों, सर डिमांड एंड रिकवरी हमने सर कितनी बार देखा है, आगे भी सेक्शन नंबर 73 74 अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद 74A आ गया है। आइए बच्चों, दिल थाम के देखते हैं, बड़ा शानदार वाला पॉइंट आने वाला आपके सामने। सर आइए, सेक्शन नंबर 73 74 के लिए क्या लिखा है, सबसे पहले ये पढ़िए बेटा। सर, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 73 and 74 of the CGST Act shall be applicable for determination of tax pertaining to the financial year for the period up to financial year 23-24 only। इसीलिए सर therefore these sections are not relevant for the upcoming exams, क्योंकि upcoming exams के अंदर पहले प्रोविजंस क्या थे वो नहीं पूछते, अब आने वाले प्रोविजंस क्या होंगे वो पूछे जाते हैं हमेशा। क्लियर? करंट एप्लीकेबल लॉ क्या होगा वो पूछा जाता है हमेशा। अच्छा, एक बात और सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर क्या एग्जामिनेशन में पुरानी डेट का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमको क्या पुराने सेक्शंस याद करने पड़ेंगे? क्या हमको पहले क्या था और अभी क्या है वो सब कुछ पता होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। आपको जो करंट एप्लीकेबल लॉ है केवल वो पता होना चाहिए, पुराने लॉ को याद करने की जरूरत नहीं है। सर आपको जो करंटली एप्लीकेबल है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है बेटा। आइए बच्चों, सेक्शन नंबर 74A क्या हुआ है। पहली बात तो ये सर, जिन लोगों ने 73 और 74 पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं उसे, ये फटाफट समझ में आएगा। 73 था मिस्टेक वाले केस, मतलब केसेस other than the cases of fraud, suppression of fact, misrepresentation और सर for the purpose of evasion of tax। सर और यहां पर मालिक सेक्शन नंबर 74 था कि आपने टैक्स नहीं पे किया, टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, एरोनियसली रिफंडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड or utilized sir for the reason of any fraud, suppression of facts or misrepresentation to the department with the intention to evade the payment of tax। तो सर जहां मिस्टेक के केस थे वो 73 में कवर थे, फ्रॉड के केस थे 74 में कवर थे। अभी दोनों को मर्ज करके सिंगल सेक्शन कर दिया, सेक्शन नंबर 74A। सेकंड बड़ी बात मालिक, पहले सेक्शन नंबर 73 का टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस और ऑर्डर अलग था, एंड 74 का टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस एंड ऑर्डर अलग था। अभी सर मर्ज कर दिया है और बोल दिया है क्या सर, भले मिस्टेक वाले केस हो या फ्रॉड वाले केस हो, दोनों ही केस में टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस इज 42 मंथ्स, इज 42 मंथ्स एंड एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट कितना है, 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस। जिस दिन शो कोज नोटिस इश्यू किया वहां से 12 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना रहेगा। हाँ है ना भाई, खत्म। अब एक बात को ध्यान से सुनना, जो मेजर जो इंपैक्ट आया है इंडस्ट्री के अंदर, सर पहले द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा और एग्जाम में भी काम आएगा। मालिक पहले सर अगर कभी शो कोज नोटिस सर्व हुआ अंडर सेक्शन नंबर 74 तो सर द टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस वाज 4 years 6 months। पर अगर वो केस आप प्रूव कर देते थे कि मैटर फ्रॉड का नहीं था, हाँ साहब नो डाउट शॉर्ट पेमेंट हुआ है, नॉन पेमेंट हुआ है, पर मैटर मिस्टेक का था, बोनाफाइड मिस्टेक थी, फ्रॉड नहीं था, तो सर ऐसे केस में वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता था, उसी नोटिस को रीड्राफ्ट करेगा सर, एंड उस ऑर्डर को रीडिटरमाइन अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी रीडिटरमाइन करेगा एज इफ द नोटिस वाज इश्यूड अंडर सेक्शन नंबर 73। और ऐसे केस में लास्ट 2 साल 9 महीने के अकॉर्डिंग वो देखेगा कितना आपका टैक्स बनता था, क्योंकि सर जो 4 साल 6 महीने था वो टाइम लिमिट सर मिस्टेक के केस में अप्लाई नहीं होती थी। तो सर that officer was supposed to redetermine the amount of tax also having regard to the period of limitation of 2 years and 9 months only। हाँ ना भाई, क्लियर? तो वहां पर टैक्स का अमाउंट भी रिडिटरमाइन होता था, इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली रिडिटरमाइन हो जाएगा और पेनल्टी का अमाउंट तो अलग था ही बेटा। तो सरकार अभी सर सेक्शन नंबर 74A आने की वजह से क्या हो गया सर, द टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस इज सेम whether the case is regarding mistake or case is of fraud। इसलिए जो extended period of limitation वाला कहानी था वो अब खत्म हो चुका है, वो मैटर ही क्लोज हो चुका। अब सर जो पहले हम फाइट करते थे कि अगर मैटर फ्रॉड का नहीं है, मिस्टेक का अगर प्रूव हो गया तो सर अमाउंट ऑफ टैक्स रीडिटरमाइन करना पड़ता था हैविंग रिगार्ड टू द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओनली 2 years and 9 months। अब वो खत्म हो गया, फंडा ही खत्म।
मतलब अब क्या हो गया है, अब ध्यान से सुनना बेटा। ये मैंने थोड़ा सा पहले वाला कहानी इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए बेटा कि नए प्रोविजंस क्यों आया, उसका इफेक्ट क्या है और कहां पे हमको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के अंदर बेटा। सर तो अब मैं वापस से पूरा सेक्शन में 74A बोल रहा हूं कि इन केस जहां पे भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि एसएस ने शॉर्ट पेमेंट किया है, नॉन पेमेंट किया है, सर एरोनियस रिफंड उसको मिल गया है, या उसने आईटीसी रॉन्गली अवेल करी है या उसको यूटिलाइज करी है, तो ऐसे केस में सर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उस एसएससी को पहले अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देगा बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कोज नोटिस, एंड उसको नोटिस इश्यू करके बोलेगा कि कारण बताओ, शो कोज व्हाई दिस मच अमाउंट ऑफ टैक्स अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड दिस मच अमाउंट ऑफ पेनल्टी शुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। फिर एसएससी रिप्लाई देगा। उसके बाद सर उसने अगर पर्सनल हियरिंग के लिए अप्लाई किया तो पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाएगा, उसके बाद एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होगा। अब व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस? द टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस इज 42 मंथ। जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ये टैक्स का अमाउंट था, वो फाइनेंशियल ईयर से का एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मतलब 31 दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वहां से 3.5 साल। 42 मंथ मतलब क्या होता है, 3.5 साल बेटा, 3.5 ईयर्स। और अगर एरोनियस रिफंड का मैटर था तो जब एरोनियस रिफंड मिला वहां से 42 मंथ देखने का बेटा आपको, क्योंकि एरोनियस रिफंड हो सकता है आपको बाद में मिला हो बेटा। 2 साल में रिफंड के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हो ना बेटा, जब रिफंड का ड्यू डेट होता है तब से, मतलब रिलेवेंट डेट से। तो सर जब रिफंड मिला वहां से 42 मंथ्स। और इन केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स था, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सर उसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट वहां से 42 मंथ के अंदर अंदर शो को नोटिस सर्व करना पड़ेगा। भले मैटर फ्रॉड का हो या अदर देन फ्रॉड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर शो को सर्व हो गया तो अब डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी कि 12 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देना, भले एसएससी के फेवर में पास करना या एसएससी के अगेंस्ट पास करना, पर 12 महीने में मैटर क्लोज करने का है। हाँ, कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो रीजनेबल रीजन अगर था प्रॉपर ऑफिसर के पास कि इतने टाइम में 12 महीने में ऑर्डर पास नहीं कर पाया, उसका रीजनेबल रीजन था, तो 6 महीने का फर्दर एक्सटेंशन कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर हु इज सीनियर इन द रैंक ऑफ प्रॉपर ऑफिसर बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब जॉइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो या कमिश्नर क्या कर सकता है, फर्दर 6 महीने का टाइम लिमिट और दे सकता है ऑफिसर को टू पास दी ऑर्डर। क्लियर? पर रीजनेबल रीजन होंगे और आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग ही वो एक्सटेंशन देगा, अदरवाइज वो एक्सटेंशन नहीं देगा, एसएससी एक्सटेंशन नहीं देगा ऑफिसर को फॉर पासिंग द ऑर्डर। अदरवाइज 12 मंथ के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा एंड 6 more month कैन बी गिवन बाय कमिश्नर। क्लियर? डन। अब सुनना, दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विद इन विच शो कोज नोटिस एंड ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। अगर ये टाइम लिमिट के अंदर अंदर शो को सर्व नहीं हुआ तो मैटर क्या हो जाएगा, टाइम बार। शो को सर्व हो गया पर ऑर्डर पास नहीं हो पाया तो भी मैटर क्या हो जाएगा, टाइम बार, उसके बाद कुछ ना हो पाएगा। क्लियर? ये तो बात आपको ऑलरेडी आती है बेटा, हाँ है ना भाई? आइए, तो ये टाइम लिमिट टू सर्व दी शो कोज नोटिस, टाइम लिमिट टू सर्व दी ऑर्डर चेंज हो गया। अभी सर वेयर नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, वही अभी वापस से बोला गया है, कोई नया पॉइंट नहीं है 74A के अंदर। कुल मिला के अगर किसी पीरियड के लिए आपको शो कोज नोटिस ऑलरेडी सर्व हुआ है, अब आपका बिजनेस तो कंटिन्यू है ना यार, और जो आप काम पहले कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हो बेटा, और जिस तरह से पहले टैक्स पे कर रहे थे उसी तरह से अभी भी पे कर रहे हो बेटा। तो सर जिन ग्राउंड पे आपको शो कोज नोटिस सर्व हुआ और शो कोज नोटिस अब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, मतलब अभी चल रहा है, शो कोज नोटिस सर्व किया हुआ है, ऑर्डर पास नहीं हुआ, और सब्सिक्वेंट पीरियड में अगर सेम मैटर था एसएससी का ऑन सेम ग्राउंड्स, तो डिपार्टमेंट चाहे तो एक सिंपल स्टेटमेंट ही आपको इश्यू कर देगा और वो स्टेटमेंट को ही शो कोज नोटिस मान लिया जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड। सर सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए अलग से शो कोज देने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना भाई? ये पॉइंट पहले भी था अभी भी है सर, कोई नया पॉइंट नहीं है वाला बेटा। फिर देखो मैटर सिमिलर होना चाहिए एंड सेम ग्राउंड्स होने चाहिए बेटा। तो ऐसे केस में सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए सेम एसएससी को एक सिंपल स्टेटमेंट भी दे दिया, डिटेल्ड शो कोज नोटिस की जरूरत नहीं है, उसी को शो कोज नोटिस मान लिया जाएगा। फिर अब साहब डिपार्टमेंट आपको शो कोज नोटिस जब देता है, अच्छा ये पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 ये नए पॉइंट नहीं है, ये पहले भी थे अभी भी है बेटा, देख लीजिए कोई ग्रीन वर्ड नहीं है इसके अंदर। पर वापस से मैं आपको रिपीट करने के लिए बोल देता हूं, सर प्रॉपर ऑफिसर को ऑप्शन दिया है, ऑफिसर को पावर दिया हुआ है कि वो चाहे तो शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले ही सर एसएससी को बुला ले, देख भाई सर हम तुम्हारे मैटर पर इस ग्राउंड पर शो कोज नोटिस सर्व करने का सोच रहे हैं,
पहले ही ले देके खत्म कर, अंडर द टेबल नहीं भाई सर, ऑफिशियल। अंडर द टेबल तो इंडिया में कुछ होता ही नहीं बेटा, ओके मालिक। तो पॉइंट ये है कि सर प्री नोटिस कम्युनिकेशन, क्या बोला बच्चे, प्री नोटिस कम्युनिकेशन देने का ऑप्शन है ऑफिसर के पास में। वो चाहे तो एक लेटर इश्यू कर देगा, एक नोटिस इश्यू कर देगा, विच इज नॉट द शो कॉज नोटिस। बिफोर सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस एक नॉर्मल लेटर इश्यू करेगा एसएससी को, नॉर्मल नोटिस इश्यू करेगा एसएससी को प्री नोटिस कम्युनिकेशन के हिसाब से कि साहब हम इन ग्राउंड पर आप पर इन मैटर्स पर शो कॉज नोटिस सर्व करने का सोच रहे हैं, क्या आपका क्या कहना है। अगर एसएससी उसको एक्सेप्ट करता है तो पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट वगैरह पे करे, डिपार्टमेंट शो को सर्व ही नहीं करेगा। और एसएससी को लगता है नहीं यार ये सही नहीं है, तो वो अपना रिप्लाई सबमिट कर सकता है। और उसने अगर रिप्लाई सबमिट किया और वो अगर रिप्लाई एक्सेप्टेबल है डिपार्टमेंट को, तो सर डिपार्टमेंट क्या करेगा, शोकोज को विड्रॉ कर देगा, मतलब सर्व ही नहीं करेगा, मैटर क्लोज हो जाएगा। पर अगर डिपार्टमेंट लगता है कि नहीं नहीं जस्टिफाइबल नहीं है उसका रिप्लाई, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर विल प्रोसीड टू सर्व द शोकोज नोटिस। हाँ है ना भाई। और हाँ अगर मान लो आपने उसने जो प्री नोटिस कम्युनिकेशन में आपको अमाउंट बताया कितना अमाउंट हमको लगता है ड्यू है, वो अमाउंट अगर आप पे कर देते हो, पार्शली फुल पेमेंट अगर कर देते हो, तो आप अपना इतना पेमेंट क्या है वो आप रिप्लाई में दे देना कितना अमाउंट हमने एक्सेप्ट किया और पे किया। अगर डिपार्टमेंट लगता है कि पूरा अमाउंट पे हो गया, फर्दर कुछ बाकी नहीं है, मैटर क्लोज, कोई शो को सर्व ही नहीं हुआ बेटा, पार्शियल पेमेंट किया और पार्शियल के लिए आपने रिप्लाई दिया कि इतना तो हम एक्सेप्ट करते हो, इसके लिए बाकी के लिए जवाब ये रहा, तो सर डिपार्टमेंट बाकी वाला जवाब अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो मैटर क्लोज। डिपार्टमेंट अगर बाकी का मैटर के लिए जो आपने रिप्लाई दिया वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, या आपने बिल्कुल भी अमाउंट जमा नहीं करा है, पूरे के लिए रिप्लाई ही दिया है, और वो रिप्लाई अगर उनको जस्टिफाइबल नहीं लगता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जितना अमाउंट आपका ड्यू बनता है अभी उसके लिए वो दे विल प्रोसीड टू सर्व दी शो कोज नोटिस फॉर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विच इज स्टिल ड्यू। हाँ है ना भाई, ठीक है, ये पहले भी था अभी भी ये कोई खास बात नहीं बेटा। आइए सर बड़ा अच्छा जो चेंज हुआ है वो हुआ है पेनल्टी के प्रोविजंस में, वैसे कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है सर। मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, अच्छा यहां पे मैंने पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, यहां पर मैंने मिस्टेक के केस में पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है आपको बेटा। हाँ है ना भाई, यहां मैंने आपको फ्रॉड के केस में पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, पर सर मैंने यहाँ पे इसको समरी फॉर्म में दे रखा है आपको। पहले मैं समरी से बता देता हूं बेटा, तो मामला पूरा यहाँ फिट हो जाएगा। भारत माता की जय। मालिक चलिए अब बात कर रहा हूं, आपको शो को सर्व हो गया, पेनल्टी कितना है मालिक। अगर मैटर मिस्टेक का है, मतलब अदर देन द केसेस ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट और विलफुल मिसस्टेटमेंट, क्लियर, तो मिस्टेक वाले केस में कितना पेनल्टी होता है और फ्रॉड वाले केस में कितना पेनल्टी होता है, पहले मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, बुक्स में याद मत, बुक्स में मत देखना, मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए बेटा। सबसे पहली बात, अगर मिस्टेक वाला केस है तो 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सीजीएसटी एक्ट। क्लियर, तो सरकार अगर यही आईजीएसटी का होता तो 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व जो आईजीएसटी होता है और रुपीज 20,000 विच एवर इज हायर वुड हैव बीन द पेनल्टी बेटा। ठीक है, ये तो पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही बेटा। आई रिपीट, 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर इज द पेनल्टी का अमाउंट। और अगर फ्रॉड का केस है तो ऐसे केस में 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का केस, इज द पेनल्टी का अमाउंट। कितना, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का अमाउंट इन केस अगर आपने जो टैक्स नहीं पे किया था, शॉर्ट पे किया एटसेट्रा, ड्यू टू द रीजंस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स। क्लियर, तो सर ऐसे केस में 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स इज द पेनल्टी का अमाउंट। पर हाँ डिपार्टमेंट भी चाहता है कि लिटिगेशन कम हो यार, तारीख पे तारीख चढ़ती जाती है, जब साफ और इंसाफ नहीं मिलता है, आप भी परेशान हम भी परेशान। डिपार्टमेंट चाहता है क्या, जल्दी मैटर क्लोज हो, आप भी फ्री हम भी फ्री। इसके लिए इंसेंटिवाइज किया है डिपार्टमेंट ने, वो इंसेंटिवाइज क्या है, ध्यान से सुनना, ये पहले भी था अभी भी है, हल्का सा चेंज है बेटा। अगर बात कर रहा हूं मिस्टेक की, अगर शोकोज नोटिस सर्व होने से पहले ही, बिफोर द सर्विस ऑफ शोकोज नोटिस, इधर ऑन हिज ऑन असेंटमेंट या ऑन दी इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर ने पॉइंट आउट किया कि भाई साहब आपसे गलती होगी, इतना टैक्स पेबल होता है आपका, या खुद की गलती खुद ने पकड़ लिया एसएससी ने, तो ऐसे केस में सर अगर बिफोर सर्विस ऑफ शोकोज नोटिस इटसेल्फ पूरा अमाउंट ऑफ टैक्स विद उस पे जो इंटरेस्ट बनता है पूरा अगर एसएससी ने डिपॉजिट कर दिया, तो सर कोई शोकोज सर्व नहीं होगा और ऐसे केस में पेनल्टी विल बी जीरो। जो पेनल्टी आपकी 10% ऑफ टैक्स ड्यू रुपीज 10,000 विच एवर हायर थी, वो कितने हो जाएगी, जीरो हो जाएगी साहब, नो पेनल्टी इज पेबल। सेकंड, अगर शो को सर्व हो गया
और आरसीसी ने शो को सर होते ही फटाफट बोला साहब खत्म करो मैटर को, तो पूरा टैक्स जो शोकोज में था वो विथ उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो अगर पूरा पे कर दिया विद इन 60 डेज, पहले 30 दिन था अभी 60 दिन कर दिया, एसएससी को टाइम एक्स्ट्रा दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 60 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ शो कोज नोटिस पूरा टैक्स विथ इंटरेस्ट अगर पे कर देते तो नो पेनल्टी इज पेएबल, कोई पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। पर शो को सर्व हो गया, 60 डेज निकल गए, आपने कुछ पेमेंट नहीं किया, मैटर कंटेस्ट किया, आपने रिप्लाई किया, पर्सनल हियरिंग पे गए, सर आप केस जीत गए तो सर ना टैक्स ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी पर अगर आप केस हार गए और ऑर्डर पास हो गया, अब सर ऑर्डर के अंदर जो अमाउंट ऑफ टैक्स है विथ इंटरेस्ट सर आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विथ पेनल्टी ऑफ 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और रुपीज 10,000 व्हिचएवर इज हायर। अब आप बोलो कि ऑर्डर सर होने के 60 डेज में अब मैं पूरा पे कर देता हूं, नो वेवर ऑफ द पेनल्टी, वैसे भी पेनल्टी है कितना बेटा 10% तो ही तो है, क्लियर। फिर आपके पास ऑप्शन बचता है या तो ये पे करो खत्म करो या फिर आप अपील में जाइए, अपील में जीत गए बहुत अच्छी बात है, अपील में हार गए उससे भी अच्छी बात है, फिर तो पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा। पेनल्टी कितना 10% ऑफ टैक्स ड्यूज और रुपीज 10,000 व्हिचएवर इज हायर। हाँ है ना भाई, खत्म, कोई डाउट नहीं। आई रिपीट, मिस्टेक वाले केस में शो को नोटिस सर्व होने से पहले पे कर दो पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट, या फिर शो को सर्व होने के 60 डेज के अंदर अंदर पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दो, नो पेनल्टी विल बी पेएबल। पर उसके बाद अगर कभी कोई मैटर आता है तो सर ऐसे केस में 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और रुपीज 10,000 व्हिचएवर इज हायर पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा। हटाओ, आइए फ्रॉड की बात करते हैं। इन केस ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स था, तो भाई साहब शो को नोटिस सर्व होने से पहले अगर आप on your own ascertainment और on the determination by the ऑफिसर ने बताया किसी इन्वेस्टिगेशन में, कोई सर्च में, किसी भी केस में कि साहब आपने ये फ्रॉड किया पकड़ लिया और आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फटाफट देखो वैसे पेनल्टी का अमाउंट कितना बेटा 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इन केस ऑफ फ्रॉड। पर अगर शो को ही सर्व नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट चाहता है जल्दी खत्म कर, हमको पेनल्टी में इंटरेस्ट नहीं है, हमको मैटर क्लोज करने में इंटरेस्ट है, पूरा अमाउंट ऑफ टैक्स विथ इंटरेस्ट विथ 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट पे कर देना पूरा का पूरा, सर बाकी का 85% पेनल्टी वेव हो जाएगा आपका। पर आपने शो को सर हो गया उसके बाद आप पे करते हो, तो शो को सर होने के 60 डेज में अगर आप पे करते हो तो सर पहले 30 दिन था अभी 60 डेज हो गया है, तो ऐसे केस में 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट इज द पेनल्टी का अमाउंट, मतलब 75% ऑफ द टैक्स अमाउंट पेनल्टी आपका वेव कर दिया है, पूरा पूरा टैक्स अमाउंट विथ उस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो प्लस 25% ऑफ टैक्स अमाउंट एज अ पेनल्टी आप पे कर देना, मैटर विल बी कंक्लूडेड। भारत माता की जय। पर अगर शोकोज को आपने कंटेस्ट किया, शोकोज के 60 डेज में आपने पूरा पे नहीं किया, आपने कंटेस्ट किया, आपने रिप्लाई दिया, आपने पर्सनल हियरिंग पे गए, सर 60 दिन में पे नहीं किया और अगर आप केस जीत गए तो ना तो टैक्स ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी बेटा। पर अगर आप केस हार गए तो ऐसे केस में अब डिमांड ऑर्डर पास हो जाएगा, जितना डिमांड ऑर्डर में टैक्स का अमाउंट लिखा है विद इंटरेस्ट अगर आप पे कर देते हो विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर तो पेनल्टी का अमाउंट 50% हो जाएगा, मतलब 50% पेनल्टी वे हो जाएगी, पर वो 50% पेनल्टी भी आपको विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ ऑर्डर पे करना पड़ेगा। तो सर ऑर्डर सर्व होने के 60 डेज में पूरा टैक्स विद पूरा इंटरेस्ट विद 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट एज अ पेनल्टी पे कर देना, तो बाकी की रिमेनिंग 50% पेनल्टी क्या हो जाएगी वेव। पर ऑर्डर होने के 60 डेज में भी आपने पे नहीं किया, अब तो आपको बाद में 100% ऑफ टैक्स अमाउंट एज अ पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा, आपको वेवर नहीं मिलेगा। हाँ आप अपील में जाइए, अपील में जाना है तो अपील में जीत गए बहुत अच्छी बात है, हार गए तो अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर, डन, भारत माता की जय। अच्छा एक बात और बोल दूं क्या आपको मैं, सर ये पेनल्टी का मैटर खत्म हो गया क्या, लिंक कर दूंगा एक पॉइंट जो सेक्शन नंबर 75 में लिखा है, यहां बोल देता हूं। मान लो सर आपको ऑर्डर सर हो गया, ऑर्डर सर हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि सर आपने फ्रॉड किया है और 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व का पेनल्टी आप पे चार्ज कर दिया, तो सर मान लो सर 1 CR वाज दी टैक्स का अमाउंट, फिर इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा, फिर इस पे 100% ऑफ टैक्स पेनल्टी भी लगेगा बेटा। हाँ है ना मालिक, सर मतलब 100% टैक्स मतलब 1 CR का पेनल्टी, 1 CR का पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा आपको बेटा। हाँ है ना मालिक, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सर ये ऑर्डर पास हो गया बेटा, क्या पास हो गया, ऑर्डर। अब आप अपील में चले गए और अपील में अगर आपने
पूरा केस जीत गए तो ना टैक्स ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी, बात खत्म। पर अपील में सर उस अपीलेट अथॉरिटी ने या जीएसटी ने या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे भी आपने अपील करी थी, उन्होंने ये प्रूव कर दिया, वहां पे आपने प्रूव कर दिया और उन्होंने ऑर्डर पास करके बोल दिया कि भाई साहब नो डाउट इसने टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया, लेट पे किया, पर मालिक दिस वॉज नॉट द केस ऑफ फ्रॉड, ये केस मिस्टेक का था। दिस वॉज द केस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। तो ऐसे केस में अब आपके उस ऑफिसर को सर उस कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यहां पे वापस से अमाउंट रीडिटरमाइन करो, तो देखो बेटा इस केस में टैक्स का अमाउंट तो वो कवर रहेगा, क्योंकि टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस, टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस इज सेम इन केस ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक के केस में, इसलिए टैक्स का अमाउंट तो उतना ही रहेगा बेटा, क्योंकि टैक्स में कोई आपको बेनिफिट नहीं दिया, बस उन्होंने बोला हाँ टैक्स कम पे किया है, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज का केस है, पर इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेक नॉट दी फ्रॉड। तो ऐसे केस में केवल और केवल पेनल्टी के अमाउंट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि टैक्स तो उतना रहेगा, इंटरेस्ट उतना रहेगा हमेशा बेटा, क्लियर। केवल और केवल फर्क आएगा किसमें, पेनल्टी के अमाउंट में, और ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट विल बी 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर विल बी द पेनल्टी का अमाउंट। और ऐसे केस में वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसने ऑर्डर पास किया था वो क्या करेगा, अमाउंट रीडिटरमाइन करेगा, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी या जीएसटी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसके डायरेक्शन के 2 साल के अंदर उसको सर अमाउंट ऑफ पेनल्टी रीडिटरमाइन करके सर नया ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ है ना भाई, हम पढ़ चुके थे पहले बेटा 75 के अंदर, वही पॉइंट मैंने पढ़ाया आपको, हैविंग रिगार्ड टू न्यू प्रोविजन, दैट्स इट। ये रहा सेक्शन नंबर 75 में, वेयर एनी अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट कंक्लूड्स दैट द पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 74A इक्विवेलेंट टू 100% ऑफ टैक्स ड्यू charged for the reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts to evade tax is not sustainable। हाँ इसने टैक्स कम पे क्या मानते, पर फ्रॉड नहीं था साहब, फ्रॉड इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द रीजन दैट द अफोरसेड चार्जेस ऑफ द फ्रॉड एटसेट्रा हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड अगेंस्ट द पर्सन टू हुम नोटिस वाज सर्व्ड। मतलब जिसको नोटिस इश्यू किया था उसके अगेंस्ट फ्रॉड के चार्जेस प्रूव नहीं होते साहब, हाँ टैक्स कम पे किया है सर, तो ऐसे केस में हैविंग रिगार्ड टू द मिस्टेक आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट रीडिटरमाइन करना पड़ेगा। देन द पेनल्टी अंडर सेक्शन 74A इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ टैक्स ड्यू ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर व्हिच इज पेएबल इन केस ऑफ मिस्टेक शैल बी पेएबल बाय सच पर्सन। और जिस दिन ये कोर्ट वगैरह ने अपीलेट अथॉरिटी ने डायरेक्शन दिया उसके 2 साल में सर क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉपर ऑफिसर को वापस से अमाउंट रीडिटरमाइन करना पड़ेगा, ऑर्डर रीडिटरमाइन करना पड़ेगा। हाँ है ना, उसके रिगार्डिंग सर्कुलर था, उस सर्कुलर को भी मैंने मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू दी न्यू प्रोविजंस, और मैंने आपको पूरा पढ़ा भी दिया बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन सर, आई होप लिंक हो गया, मजा आ गया बेटा आपको। तो सेक्शन नंबर 75 के अंदर इन प्रोविजन को लिंक करते हैं, बस यहाँ पे अमेंडमेंट था, मैंने आपको समझा दिया। ये सर्कुलर भी अकॉर्डिंगली मैंने मॉडिफाई कर दिया कि सर पहले सर्कुलर क्या था कि 4 साल 6 महीने में शो कोज नोटिस सर्व हुआ था फ्रॉड के केस में, मिस्टेक के केस में 2 साल 9 महीने मिलते हैं, तो मिस्टेक के अकॉर्डिंग रीडिटरमाइन करना पड़ता था पूरा टैक्स का अमाउंट को भी। पर अब टाइम लिमिट टू सर्व दी शो कोज नोटिस सेम है, भले मिस्टेक का केस हो या फ्रॉड का केस हो, इसलिए केवल पेनल्टी का अमाउंट ही रीडिटरमाइन होगा बेटा, ओनली एंड ओनली द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विल बी रीडिटरमाइंड। क्लियर, जो मैंने आपको पढ़ा दिया और इस सर्कुलर में मैंने उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया प्रोविजंस को बेटा। क्लियर, डन, आई होप मजा आया होगा बेटा आपको। चलिए सरकार, सर ये था आपका क्या सेक्शन नंबर 74A और मैंने उसको लिंक किया 75 से पेनल्टी के अमाउंट को लेके बेटा। हाँ है ना, अच्छा ये देखिए पेनल्टी के प्रोविजन यहां दे रखे पॉइंट नंबर 7 में बेटा, 7, 8, 9 में बेटा, जो मैंने आपको समराइज फॉर्म में पढ़ा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आइए अब आप चाहे तो एक बार पॉइंट नंबर 7 को थ्योरी फॉर्म में भी पढ़ लो बेटा, इजी लगेगा आपको बेटा पूरा। एक सेकेंड, ओके देखना सर, पेनल्टी प्रोविजंस, द पेनल्टी इन केस वेयर एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड or erroneously refunded or where ITC has been wrongly availed or utilized for any reason other than the reason of frauds or any willful misstatement or suppression of fact of to evade the tax। क्लियर, मतलब मिस्टेक का केस है तो पेनल्टी कितना है 10% ऑफ टैक्स ड्यू और ₹10,000 whichever is higher is the penalty का अमाउंट। एंड अगर रीजन ऑफ फ्रॉड वगैरह होते हैं तो 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का अमाउंट बेटा। ओके चलिए, अब इन केस ऑफ मिस्टेक जो पेनल्टी कम करने की बात कही है वो यहां प्रोविजन दे दी है, इन केस ऑफ फ्रॉड पेनल्टी कम करने की बात कही वो यहां दे दी थ्योरी फॉर्म में। पर एक बार रीड करो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना है ये वाला बेटा। ओके चलिए एक बार पढ़िए,
मालिक, in case of mistakes, that is any reason other than the reason of fraud, any willful misstatement or suppression of facts to evade tax, the assessee may make voluntary payment of tax and interest before issue of show cause notice or statement. अच्छा, वो उसको टैक्स का अमाउंट कैसे पता पड़ा? ऑन हिज ऑन डिटर्मिनेशन और ascertainment ऑफ द टैक्स बाय द प्रॉपर ऑफिसर. या तो खुद को पता पड़ गया गलती हो गई, या ऑफिसर ने बताया कि साहब आपसे ये गलती हो गई. तो ऐसे केस में सर अगर शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले ही वॉलंटरीली उसने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ऐसे केस में शो कोज नोटिस सर्व नहीं होगा और कोई पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है. केवल आपको टैक्स एंड इंटरेस्ट ही पे करना है अगर मिस्टेक वाला केस था तो. और अगर सर शो को सर हो गया, उसके 60 डेज के अंदर अंदर पे द सेड अमाउंट सेड टैक्स विद इंटरेस्ट within 60 days of issue of show cause notice, and on doing so again no penalty shall be payable and all proceedings in respect of said notice shall be deemed to be concluded. Clear? 60 days from this service of show cause notice पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर देना, नो पेनल्टी विल बी चार्ज. ये था किसका? मिस्टेक वाला केस. फ्रॉड वाला केस ये रहा. अभी 2 मिनट रुकिएगा, इसको पेंडिंग रखना, 2 मिनट बाद पढ़ाता हूं इस इंपॉर्टेंट नोट को बेटा. ओके, फ्रॉड वाले केस थे तो अगर वॉलंटरी पेमेंट करते हो तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एट द रेट ऑफ 15% ऑफ टैक्स पे कर देना बिफोर सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस. अब वॉलंटरीली पेमेंट किया, टैक्स या तो खुद ने निकाला या ऑफिसर ने बताया कि इतना टैक्स बनता है, पे कर देना साहब. पेनल्टी कल 15% लगेगी, नहीं तो पूरा पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा. क्लियर? सेकंड, अगर आपने शो को सर्व हो गया और उसके 60 डेज में पे करते हो तो पेनल्टी का अमाउंट कितना बेटा? 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व. तो पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद 25% ऑफ पेनल्टी पे कर देना विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ शो कोज नोटिस. एंड थर्ड, अगर ऑर्डर पास हो गया उसके बाद आप पे करते हो तो 50% ऑफ टैक्स विल बी द पेनल्टी का अमाउंट बेटा. हाँ है ना भाई? पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद 50% ऑफ टैक्स एज अ पेनल्टी पे कर देना, मैटर कंक्लूड हो जाएगा. ध्यान रखना, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों पे होना चाहिए बेटा, ठीक है ना सर? विद इन 60 डेज, तब जाके कंक्लूजन होगा बेटा. क्लियर? एंड ऑल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, जो मैंने आपको यहां समरी फॉर्म में पढ़ाया. आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट. क्लियर? अब एक बात ध्यान देना बेटा, अब सर केस मिस्टेक का था या फ्रॉड वाला था? आपने शो कोज नोटिस सर्व होने से पहले पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट अगर पे कर दिया तो यहां पे तो कोई पेनल्टी नहीं है मिस्टेक वाले केस में. फ्रॉड वाले केस में 15% पेनल्टी वो भी पे कर दी, मैटर विल बी कंक्लूडेड, कोई शो को सर्व नहीं होगा आपको. पर जब आपने वॉलंटरी पेमेंट किया उसके बाद भी डिपार्टमेंट लगता है कि साहब इसने 1 करोड़ जो टैक्स का अमाउंट था मान लो, विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे तो कर दिया, पर दिस अमाउंट इज स्टिल शॉर्ट, अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स बाकी है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए डिपार्टमेंट कैन सर्व दी शो कोज नोटिस. जो टैक्स विद इंटरेस्ट जो पेनल्टी आप पे कर चुके हो उसके लिए शो कोज नहीं देंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स के लिए आपको टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी के लिए शो कोज नोटिस सर्व किया जाएगा. पढ़ लीजिए. वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वॉलंटरी अमाउंट पेड under the above two clauses falls short of the amount actually payable, then he shall proceed to issue the show cause notice in respect of such amount which falls short of the amount actually payable. आपका actually payable 1.5 CR था, आपने 1 CR विद उस पे इंटरेस्ट विद उस पे पेनल्टी पे कर दी, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 50 लाख उसके लिए शो को नोटिस सर्व होगा 50 लाख प्लस उस पे एप्लीकेबल इंटरेस्ट विद उस पे एप्लीकेबल पेनल्टी, फिर बाकी अमाउंट पर बाकी के प्रोविजंस लगेंगे 50 लाख पे बेटा. ओके चलिए, फिर प्रॉपर ऑफिसर आपको शो को एक बार सर्व कर दिया, उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेशन सुनेगा, आपका रिप्लाई देखेगा, सबको कंसिडर करने के बाद ही विल पास एन ऑर्डर और अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ड्यू, आपसे जो भी बनता है वो ड्यू जितना भी होगा वो डिटरमाइन करेगा और वो ऑर्डर पास करेगा. कोई खास बात नहीं. क्लियर? एंड जो नया सेक्शन ये 74A हम पढ़ रहे हैं, सर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ऑनवर्ड्स, 1 अप्रैल 2024 से, है ना? उसके बाद वाले पीरियड के लिए ये प्रोविजन अप्लाई होंगे, इसलिए आपको यही याद करना है एग्जाम्स के लिए बेटा. ओके, एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऑल प्रोसीडिंग्स इन, ये दोनों पॉइंट वही है जो हमने पहले वाला 73-74 में पढ़े हुए, पर देख लो आप फिर भी. द एक्सप्रेशन ऑल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सेट नोटिस शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन नंबर 132. ये पहले भी था अभी भी है, मतलब जैसे हमने बोला ना कि ये 60 डेज में पे कर देना, सारे प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगे बेटा, हर जगह लिखा है बेटा ऑल प्रोसीडिंग्स शैल बी कंक्लूडेड, है ना? ऑल प्रोसीडिंग शैल बी कंक्लूडेड, तो ऑल प्रोसीडिंग शैल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132, मतलब 132 कौन सा है बेटा? वो जेल वाले प्रोविजंस बेटा.
इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, वो तो लगेंगे लगेंगे बेटा, वो कंक्लूड नहीं होंगे। प्लस पॉइंट नंबर 2 जो पहले भी था अभी भी है कि मान लो किसी ऑफेंस में कोई मेन पर्सन इन्वॉल्व था, उसके साथ में 4 दोस्त लोग भी इन्वॉल्व थे, जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, वेयरहाउस ऑपरेटर हो गया, इस तरह के कुछ दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे, उनको भी शोकोस गए थे। अब मेन पर्सन ने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे करके मैटर क्लोज करा दिया, प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई, तो और बाकी के 4 दोस्त रह गए बेटा, ऐसा थोड़ा चलता है। तो सर यहां पे बोला था क्या, अगर मेन कल्प्रिट के अगेंस्ट शोकोस नोटिस विड्रॉ हो गया, मैटर कंक्लूड हो गया, तो बाकी के लोगों पे भी मैटर क्या हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा। पढ़ लीजिए, वेयर द नोटिस अंडर द सेम प्रोसीडिंग्स is issued to the main person liable to pay tax and some other persons also, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under section number 122 or 125 shall be deemed to be concluded। जो जनरल पेनल्टी के प्रोविजन है 122 में, जो अदर एक्ट की वजह से जो पेनल्टी के प्रोविजन है, वो सब क्या हो जाएंगे, कंक्लूड, और बाकी के दोस्त भी छूट जाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई, ये 122 125 में क्या लिखा है, जस्ट हेडिंग इन पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, जनरल पेनल्टी, जो चैप्टर नंबर 23 में डिस्कस किए सेक्शंस बेटा। कुल मिला के बाकी के दोस्त भी छूट गए बेटा आपके। ओके, एंड पॉइंट नंबर 14 बोलता है क्या, द टर्म सप्रेशन शैल मीन, अच्छा ये डेफिनेशन पहले भी थी 74 में, अभी भी वही है बेटा, पढ़ लो फिर भी। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ द फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच अ टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर in the return or statement or report or any other document furnished under this act or the rules made thereunder। मतलब अगर किसी रिटर्न में, स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी थी और आपने डिक्लेयर नहीं करी, तो ये माना जाएगा कि वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। mere non disclosure of facts is also suppression of facts, and failure to furnish any information on being asked for in writing by the proper officer। प्रॉपर ऑफिसर ने आपसे राइटिंग में कोई इंफॉर्मेशन मांगी, आपने नहीं दिया, मानेंगे सप्रेस किया है। पता है सर्विस टैक्स में, एक्साइज में से कई सारे जजमेंट एसएससी के फेवर में आए थे, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट थे, कि mere non disclosure of facts does not mean suppression of fact। जहां जहां डिपार्टमेंट हारा, वहां डिपार्टमेंट नए कानून के अंदर लिख डाला, क्या दिमाग खराब मत करना, mere non disclosure of facts which you are supposed to declare in the return statement etc, आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो मानेंगे सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। क्लियर, इसलिए रिटर्न फाइलिंग, स्टेटमेंट फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फाइल किया करो बेटा। आइए सर, ये 73 74 ए खत्म हो गए, 74 ए खत्म हो गया बेटा, हाँ है ना। अब मेरे को एक जो पॉइंट था पेंडिंग वाला, ये रहा, ये पहले भी था अभी भी है बेटा, पहले भी सेम सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 सेम हुआ करता था कि अगर आपने कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स, अगर आपने कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स या एनी अमाउंट विच इज कलेक्टेड इन द नेम ऑफ टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, आपने डिपॉजिट नहीं किया टू द डिपार्टमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न या ड्यू डेट ऑफ मेकिंग दिस पेमेंट ऑफ टैक्स, एक ही बात है। तो सर ड्यू डेट से 30 दिन एक्सपायर हो गए और आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स, खुद ने बोला कितना टैक्स बनता है, या एनी अमाउंट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एज अ टैक्स, वो डिपॉजिट नहीं किया विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ऐसे केस में अब भले आप शोकोस नोटिस सर्व होने से पहले ही पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दो, सर मैटर कंक्लूड नहीं होगा और ऐसे केस में पेनल्टी लगेगी सर, और ऐसे केस में 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर विल बी द पेनल्टी का अमाउंट, और आपको वेवर ऑफ पेनल्टी का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, भले आपने शोकोस नोटिस सर्व होने के पहले ही या शोकोस नोटिस सर्व होने के 60 days के अंदर पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया, तो भी वेवर ऑफ पेनल्टी नहीं मिलेगा इन केस ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स या अमाउंट कलेक्टेड एज अ टैक्स। पढ़ लीजिए बेटा, खत्म, ये पॉइंट पहले भी था बेटा, कोई नया पॉइंट नहीं है वाला, ठीक है। सर एनी अमाउंट of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within 30 days from the due date of payment of tax, then the option to pay such tax or before or within 60 days of issuance of show cause notice to avoid penalty is not available, and in such cases penalty shall be equivalent to 10% of tax dues from the such person or rupees 10,000 whichever is higher will be the penalty amount। Clear, done। पर हाँ, इसको लिंक करते हुए एक सर्कुलर इश्यू किया था बेटा, ये रहा वो सर्कुलर, इसको मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 74A। सर सर्कुलर क्या था वो सुनना ध्यान से, जो पहले भी था अभी भी है बेटा, कि अगर मान लो कोई एसएससी केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाता है बेटा, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 30 दिन बाद में रिटर्न फाइल करता है, डज इट मीन
कि अब 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 विच एवर हायर पेनल्टी पे कर दो, क्योंकि रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया मतलब सेल्फ असेस्ड टैक्स या एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स आपने गवर्नमेंट को लेट पे किया है आफ्टर द सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 30 दिन हो गए आपने पे नहीं किया, आप पेनल्टी पे करो। तो आंसर इज नो। इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि भाई साहब ये सेक्शन नंबर 74A सबसेक्शन नंबर 11 अट्रैक्टिव कब होता है? 74A की बात कब आएगी? शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड, रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, तो सेक्शन नंबर 74A अट्रैक्ट होता है। मियर नॉन फाइलिंग, मियर डिलेड इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स डज नॉट मीन कि आपका केस सेक्शन नंबर 74A का है। इसलिए मियरली अगर कोई एसएससी केवल रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ है मोर देन 30 डेज भी, तो भी इस पे सेक्शन नंबर 74A सबसेक्शन 11 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे और उस पे कोई पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 74A 11 पेबल नहीं होगी। हाँ, उस रिटर्न लेट फाइल किया तो जनरल पेनल्टी जो सेक्शन नंबर 125 में दे रखी विच इज 25,000 अप टू ₹25,000 अंडर CGST एक्ट, उतना पेनल्टी जरूर लग सकता है बेटा। क्लियर? वो भी डिपार्टमेंट चाहे तो लगाएगा, हाँ है ना भाई? अदरवाइज सेक्शन नंबर 74A अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये पहले भी पढ़ा था हमने 73(11) के लिए, 74A(11) के लिए हमने अभी पढ़ लिया बेटा। ओके, खत्म। ये 74A पूरा खत्म होता है। अब कोई खास बात, कोई टफ बात नहीं। तो बेसिकली देखा जाए तो पहले भी पेनल्टी के अमाउंट यही थे बेटा जो हमने पढ़े थे। मिस्टेक के केस में भी उतने थे, फ्रॉड के केस में भी उतने थे। बस वहां पे पहले 30 दिन का वक्त था कि शो को उसके 30 दिन में पे कर देना, ऑर्डर के 30 दिन में पे कर देना। अभी का टाइम कितना है? 60 डेज। सेकेंड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू इश्यू द शो कोज नोटिस एंड टू सर्व द ऑर्डर, अभी दोनों के लिए सेम कर दिया है। भली मैटर फ्रॉड का हो या मिस्टेक का हो, दोनों के लिए सेम कर दिया। 42 मंथ एंड शो को सर्व होने के 12 मंथ के अंदर ऑर्डर पास करना है। दैट्स इट। क्लियर? डन। अच्छा, अब मैंने आपको यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा था बुक के अंदर बेटा, जो सर पहले 73 के रेस्पेक्ट में हुआ करता था। अब ये क्वेश्चन को मैंने 74A के रेस्पेक्ट में मॉडिफाई कर दिया है। पढ़ लीजिए बेटा, ठीक है? इलस्ट्रेशन भी कराता मैं आपको बेटा। Razul has been issued a show cause notice on 31st of July 2025 under section number 74A subsection 1 of the CGST Act on account of short payment of tax during the period between 1st of July 2020 to 31st of December 2020. He has been given an opportunity of personal hearing on 15th of August. Advise Razul as to what should be the written submission in reply to the show cause notice issued to him बेटा। बताइए उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई नोटिस सर्व होता है हमेशा सबसे पहला चेक करना होता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर इश्यू हुआ कि नहीं हुआ। शो कोज नोटिस सर्व हुआ कब? 31 जुलाई 25 को। कब तक इश्यू हो जाना चाहिए? तो मैटर इज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, 2020-21 से रिलेटेड मैटर था, हाँ है ना? तो 2020-21 से रिलेटेड अगर मैटर है तो सर ऐसे केस में एज पर सेक्शन नंबर 74A ध्यान देना सर, पुराने प्रोविजन याद नहीं करना है आपको, करंट प्रोविजन के हिसाब से आंसर लिखाना है। तो सर 2020-21 के हिसाब से आपका है शोकोज नोटिस कब तक इश्यू होना चाहिए? तो इसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है बेटा? 31 दिसंबर 2021। क्लियर? यहां से 42 मंथ्स, 42 मंथ मतलब 3 ईयर 6 मंथ, तो 31 दिसंबर 2022, 23, 24 3 साल हो जाएंगे। अब 25 तो 30 जून 2025 तक शोकोज नोटिस सर्व हो जाना चाहिए था रिलेटिंग टू दिस पीरियड, जबकि शोकोज कब सर्व हुआ है? 31 ऑफ जुलाई 2025 को शोकोज सर्व हुआ, इसलिए शोकोज नोटिस ही टाइम बार्ड है एंड एंटायर अमाउंट ऑफ डिमांड ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी इज वॉइड एब इनिशियो एंड नो टैक्स विल बी पेएबल इन दिस केस। क्लियर? सिंपली आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए बारे में बात करनी है। शोकोज में और कुछ रिप्लाई में लिखना ही मत, और सर लिखना लास्ट में क्या? एंटायर प्रोसीडिंग इज बार्ड बाय लिमिटेशन एंड डीम्ड टू बी कंक्लूडेड अंडर सेक्शन नंबर 75 सबसेक्शन नंबर 10। ये सब सेक्शन नंबर याद नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। क्लियर? डन। समझे? आओ बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 2, चेक नोट है सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्वेश्चन पहले भी था, अभी भी है, इसको मैंने अकॉर्डिंग टू न्यू आंसर्स मॉडिफाई कर दिया बेटा। देख लो, कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुआ है इसमें। पेनल्टी अमाउंट का था पॉइंट, तो कोई अमेंडमेंट नहीं खास। Check a note has self-assessed tax liability under IGST Act. IGST beta is rupees 80,000. He fails to pay tax within 30 days from the due date of payment of such tax. Determine the amount of interest and penalty payable by him, explaining the provisions of the law with the following particulars available from his records.
डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स 18 दिसंबर, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स 26th of February. No show cause notice has been issued to him so far. He intends to discharge his liability even before it is issued to him, on the assumption that no penalty is leviable on him as payment is made before the issue of show cause notice. ये सोचता है क्या शो कोज से पहले ही मैंने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दिया, नो पेनल्टी इज पेबल। पर भाई साहब ये भूल गए कि अगर कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स आप भले ही शो कोज से पहले पे कर दो, साहब पेनल्टी तो लगेगी इस केस में, क्योंकि आपने ड्यू डेट से 30 दिन के बाद आपने पेमेंट किया है इसलिए। तो सर पेमेंट का ड्यू डेट क्या था बेटा? डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स वाज 18 दिसंबर, तो दिसंबर महीने का ड्यू डेट आता है कब? 20 जनवरी 2025, और पेमेंट भाई साहब ने कब किया है? 26 फरवरी बेटा। तो सर 20 जनवरी ड्यू डेट, 26 फरवरी को पे किया, इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट ऑफ 18%, तो 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे, 37 डेज आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ लेक्चर के अंदर बेटा, ठीक है। तो सर 80,000 इंटू 18% इंटू 37 डिवाइड बाय 365, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब पेनल्टी की जब बात करेंगे तो सेम 74A11 एप्लीकेबल है, बोल दिया अभी हमने पढ़ा बेटा क्या, कि सेल्फ असेस्ड टैक्स अगर आपने ड्यू डेट से 30 दिन के बाद पे किया तो भाई साहब 74A11 पेनल्टी लगेगा सर। पेनल्टी कितना? 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। टैक्स कितना बेटा? 80,000 रुपी। इसका 10% कितना? यह है IGST। 10% कितना? 8,000 रुपए, और ₹20,000। क्यों? डबल ऑफ CGST अंडर IGST, हाँ है ना भाई? यस, 20,000 रुपए। विच एवर इज हायर बेटा, ऑब्वियसली 20,000 इज हायर, विल बी द पेनल्टी का अमाउंट अंडर सेक्शन नंबर 74A सब सेक्शन नंबर 11। भारत माता की जय। चलिए सर, ये 74A पूरा खत्म विद क्वेश्चन। ये सेक्शन नंबर 75 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, इसमें ये पॉइंट नंबर 2 और ये सर्कुलर में मॉडिफाई किया था, मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको पॉइंट बेटा, कि अब जब भी फ्रॉड की जगह प्रूव हो जाएगा मिस्टेक है तो केवल पेनल्टी का अमाउंट ही रीडिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके डन। अच्छा, बाकी जहां जहां 73 74 लिखा था वहां 74A रेफर हो गया है, ठीक है ना सर? कोई सच अमेंडमेंट नहीं है। अच्छा, अगर कोई पेनल्टी 74A के अंदर लग गई तो किसी भी प्रोविजन में कोई और पेनल्टी आप पे चार्ज नहीं होगी, हाँ है ना भाई? डन। अच्छा, अब आगे हमने आगे भी पढ़ लिया बेटा, कई सारी जगह 73 74 था, वहां 74A रेफर किया। बोगस बिल वाला जो सर्कुलर है वहां पे भी 74A रेफर करेगा बेटा आप लोग। ओके, तो जहां पे भी 73 74 है वहां 74A रेफर करने का भी आपको। ओके डन। आइए मालिक, अब हम आ गए कहां? एडवांस रूलिंग, अगेन वो 74A रेफर किया। अब आइए अपील्स वाला चैप्टर, बहुत ही सुंदर अमेंडमेंट किया है एसएससी के फेवर में बेटा। ओके सर, प्री डिपॉजिट का अमाउंट अगर आप अपीलेट अथॉरिटी, किसको? अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर रहे हो, तो ऐसे केस में अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट था कितना बेटा? 10% ऑफ टैक्स अमाउंट, जो टैक्स इन डिस्प्यूट था उसका 10%, और ₹20 करोड़ विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। पहले 25 करोड़ हुआ करता था, ये हो गया 20 करोड़ बेटा। ये अगर IGST की बात करेंगे तो वही 10% ऑफ द IGST अमाउंट और ₹40 करोड़ हो गया है, पहले था 50 करोड़ बेटा, हाँ है ना भाई? एक अमेंडमेंट तो ये हुआ बेटा। तो द हायर लिमिट ऑफ प्री डिपॉजिट इज रिड्यूस्ड टू 20 करोड़ ओनली। तो मैक्सिमम 20 करोड़ ही आपको प्री डिपॉजिट करना अंडर CGST, और SGST भी तो 20 करोड़ SGST का हो जाएगा। IGST तो मैक्सिमम 40 करोड़ इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। तो 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹20 करोड़ विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। क्लियर? चलिए सरकार, तो एक अमेंडमेंट ये कोई खास नहीं सर। सेम वे आपको मैंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा था मेन बुक के अंदर बेटा, जिसके सॉल्यूशन में भी ये अमाउंट आ रहा था, तो मैंने ये पेज भी आपको स्कैन करके दे दिया, सो दैट अपनी बुक के अंदर आप इलस्ट्रेशन में भी करेक्शन कर ले बेटा। आइए बच्चों, अभी हाँ जी, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब GST-AT के अपील की बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा। अच्छा, सिंस मैंने आपको प्री डिपॉजिट का एक पॉइंट पढ़ाया, तो इसके प्री डिपॉजिट में भी अमेंडमेंट आया, तो पहले वो पढ़ा रहा मैं आपको बेटा। ये रहा कि अगर कभी भी आप GST-AT को अपील फाइल करते तो आपको अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट कितना करना पड़ता है सर? जितना आपने अमाउंट अपीलेट अथॉरिटी के टाइम पे प्री डिपॉजिट में दे दिया उससे कोई मतलब है ही नहीं। अभी जो अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है फॉर फाइलिंग अपील सर, उसका 10%, पहले था 20%। मतलब देखिए एसएससी के फेवर में बात कर रहे हैं सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लॉ के अंदर भी अमेंडमेंट कर रहा है बेटा।
ऐसा नहीं केवल वादे किए बातें करिए सर। मालिक प्री डिपॉजिट कितना, अच्छा जो अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी आप एडमिट करते हो इन फुल, जो एक्सेप्ट करते हो वो तो पूरा पे करो ना यार। साथ में प्री डिपॉजिट ऑफ अ सम इक्वल टू 10%, पहले था 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट। टैक्स इन डिस्प्यूट का 10% आप प्री डिपॉजिट कर दो, बात खत्म। पहले था 20%। अच्छा आपने अपडेट अथॉरिटी लेवल पे कुछ ऑलरेडी प्री डिपॉजिट किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एडिशनल 10% ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू अगेन मैक्सिमम ऑफ 20 करोड़। पहले सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ये था कितना, 50 करोड़। और आईजीएसटी में पहले मैक्सिमम लिमिट थी कितनी, 100 करोड़ की, जिसको कट करके अभी कितना कर दिया बेटा, 40 करोड़। मतलब अपीलेट अथॉरिटी को अपील करनी हो या जीएसटी एटी को अपील करनी हो, अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट कितना है, जितना टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% और रुपीज 20 करोड़ विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। दोनों में सेम हो गया बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर, डन। अच्छा सर ध्यान देना बेटा, 20 से 10% हो गया और मैक्सिमम ऑफ प्री डिपॉजिट जो अपीलेट अथॉरिटी में किया वो यहां पे भी कर दिया बेटा। ओके मालिक, डन। ये प्री डिपॉजिट की कहानी खत्म होती है। अब सेकंड बात, सर आपने और मैंने पढ़ा था अपील का, जब चार्ट मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर के अंदर कि सर जीएसटी एटी को अगर अपील फाइल करनी है तो एसएससी भी फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकता है। क्लियर, एक मिनट में आपके लिए वो चार्ट निकालता हूं, रुकिए। हाँ जी ये रहा वो चार्ट। अच्छा मैंने लेक्चर के अंदर खुद ने लिखा था बेटा, चार्ट बना के पढ़ाया था आपको, समरी बुक में भी सेम चार्ट मैंने आपको दे रखा था बेटा। तो सर यहां पर जब आप अपील फाइल करते हो किसको, जीएसटी एटी को, सर भले एसएससी अपील फाइल करे या डिपार्टमेंट फाइल करे, अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट या रिवीजन अथॉरिटी के अगेंस्ट आप जीएसटी एटी में अपील फाइल कर सकते हो। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील, फॉर एसएससी इट वाज 3 मंथ प्लस 3 मंथ, हाँ है ना, पर फॉर डिपार्टमेंट द टाइम लिमिट टू फाइल द अपील वाज 6 मंथ्स। पर जीएसटी एटी को बोल रखा था कि अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करने में लेट होता है तो यू कैन नॉट कंडोन द डिले। नाउ इसको चेंज कर दिया है, अगर डिपार्टमेंट भी अपील फाइल करने में लेट हो गया तो यस सर अब 3 महीने का सर डिले को कंडोन कर सकता है जीएसटी एटी, इनकेस रीजनेबल रीजन था डिपार्टमेंट के पास तो, हाँ है ना भाई, आई रिपीट, तो कोई खास चेंज नहीं है। नाउ जीएसटी एटी को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट कितना बेटा, एसएससी के लिए 3 मंथ प्लस 3 मंथ था, डिपार्टमेंट के लिए 3 मंथ प्लस 0 मंथ था, उसको 3 मंथ प्लस वापस बोलता हूं, एसएससी के पास टाइम लिमिट था 3 मंथ प्लस 3 मंथ, डिपार्टमेंट के पास टाइम था 6 मंथ प्लस 0 मंथ, जिसको गवर्नमेंट ने कर दिया अभी क्या 6 मंथ प्लस 3 मंथ। मतलब अगर रेवेन्यू डिलेज इन फाइलिंग द अपील टू द जीएसटी एटी, देन in case of reasonable reasons GST can condone the delay by up to 3 months in case of appeal to be filed by the department। हाँ है ना भाई, डन, भारत माता की जय। ओके मालिक, तो आपके चार्ट के अंदर मैंने ये चेंज करा दिया। फिर ये प्री डिपॉजिट का समझो था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, यस या नो मालिक, अरे क्लियर। चलिए सर ये तो था अपीलेट अथॉरिटी को जब आप अपील फाइल करते हो तो 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 20 करोड़ विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। और जीएसटी एटी को अगर आप अपील करते हो तो जो मैंने पढ़ा दिया आपको, एडिशनल 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और रुपीज 20 करोड़ विच एवर इज लोअर इज द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। ठीक है मालिक, चलिए समरी बुक से भी मैंने आपको बता दिया। अभी ध्यान देना बेटा, अभी आपको और मेरे को पता है सर टाइम लिमिट टू फाइल द अपील टू द जीएसटी एटी, देखना ध्यान से वापस से, टाइम लिमिट टू फाइल द अपील टू द जीएसटी एटी इज 3 मंथ प्लस 3 मंथ, 6 मंथ प्लस 3 मंथ, हाँ है ना भाई, एसएससी हो या डिपार्टमेंट हो। पर भाई साहब जिस दिन अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया या रिवीजन अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके 3 महीने के अंदर अपील करनी है ना एसएससी को या डिपार्टमेंट को 6 महीने में। पर सर अपीलेट ट्रिब्यूनल अब तक कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ है यार, जीएसटी एटी की बेंच अभी वर्किंग में ही नहीं आई है। जब से जीएसटी आया तब से लेके अब तक जीएसटी एटी वर्किंग में ही नहीं आया। अब वर्किंग में नहीं आया, अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, 3 महीने निकल गए सर, 6 महीने भी निकल गए, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। अरे भाई जीएसटी एटी अभी तक फंक्शनली नहीं हुआ है, हम क्या करें, हमारा तो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया ना। अब जिस दिन जीएसटी एटी वर्किंग में आएगा उस दिन हम अपील फाइल करने जाएंगे, वो बोलेंगे क्या आपके 6 महीने या 3 महीने तो एक्सपायर हो गए,
तो क्या रीजनेबल बात है क्या? नहीं। तो इसलिए इस बार एक अमेंडमेंट और कर दिया जो खास नहीं है। ये बोल दिया क्या, जो आपको टाइम लिमिट दिया गया है कितना, एसएससी को 3 महीने का, और एसएससी को कितना टाइम दिया बेटा, 3 महीने का, और डिपार्टमेंट को 6 महीने का, प्लस डिले का कंडोन करने का पावर तो ही है, हटाओ। तो ओरिजिनल टाइम लिमिट कितना है, एसएससी के पास 3 महीने का, डिपार्टमेंट के पास 6 महीने का टाइम है टू फाइल द अपील टू दी जीएसटीएटी। पर सर यहां गवर्नमेंट ने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि ये 3 महीने 6 महीने जो आपको टाइम है वो, या जिस दिन जीएसटीएटी फंक्शनल होता है वो, विच एवर इज लेटर। ऑब्वियसली ना यार, वो टाइम लिमिट आपको दिया गया टू फाइल द अपील, और उसमें अगर आप लेट होते तो 3 महीने का डिले को कंडोन करने का पावर दिया जीएसटीएटी को बेटा। ओके डन। तो कुल मिला के अगर मान लो 2 साल बाद जीएसटीएटी फंक्शनल होता है तो सर आपको जिस दिन वो जीएसटीएटी फंक्शनल होगा उस दिन तक आप अपील फाइल कर पाएंगे। देखिए बेटा ध्यान से, ये रहा, एवरी अपील बाय द एसएससी टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर और डिसीजन अपील्ड अगेंस्ट, और the date is may be notified by the government on the recommendation of the GST Council for filing the appeal before the GST appellate tribunal under this act whichever is later। मतलब 3 महीने from the date of communication of the order or the date is may be notified by the government on the recommendation of the GST Council for filing appeal to the GSTAT whichever is later। सर सिंस GSTAT फंक्शनल ही नहीं हुआ तो जिस दिन GSTAT फंक्शनल आएगा उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, एक डेट बता देगा कि अब तक जितनी भी अपील्स पेंडिंग है जो अब तक आप फाइल नहीं कर पाए थे क्योंकि GSTAT फंक्शनल ही नहीं था, तो इस दिन तक सारी अपील फाइल कर देना। तो ओरिजिनल टाइम लिमिट 6 मंथ और 3 मंथ, और वो जो डेट गवर्नमेंट बताएगा वो whichever is later तक आप अपील फाइल कर देना। और अगर उसमें लेट हो गए तो ऐसे केस में 3 महीने तक का फर्दर टाइम लिमिट सर डिपार्टमेंट हो या एसएससी हो उसको जीएसटीटी प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर? अच्छा सेम लाइन लिख दी किसके लिए, रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट को अपील फाइल करनी पड़ेगी विद इन 6 मंथ और द डेट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा फॉर फाइलिंग अपील टू दी, फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन टू दी अपीलेट ट्रिब्यूनल बेटा। हाँ है ना भाई, विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो 6 महीने या 3 महीने का जो टाइम है और द डेट जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो विच एवर इज लेटर, उसमें आप अपील फाइल कर देना क्योंकि जीएसटीटी फंक्शनल नहीं हुआ। कोई खास बात नहीं, ये कोई खास बात मुझे लगती नहीं बेटा, पर हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में तो बड़ी काम की बात हो गई। ठीक है, डिले को कंडोन करने का पावर पहले नहीं था, नो पावर टू अपीलेट ट्रिब्यूनल टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग अपील बाय द रेवेन्यू, वो काट दिया क्योंकि यहां पे लिख दिया इधर बाय द एसएससी और द रेवेन्यू ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू कंडोन द डिले फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months बेटा। क्लियर? डन। ये अपील चैप्टर के अमेंडमेंट भी खत्म होते हैं। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। क्लियर? अच्छा ये रिलेवेंट रूल्स ये पिछले वाले अटेम्प्ट में ही आ गया था, मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी बेटा, ये इस बार के अमेंडमेंट नहीं है। ओके डन। ये बड़ा ही सुंदर अमेंडमेंट था जो एग्जामिनेशन में काम का हो सकता है आपके लिए। प्री डिपोजिट वाला पॉइंट भी कि प्री डिपोजिट के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, एंड अपील में टाइम लिमिट टू फाइल द अपील, डिपार्टमेंट को 3 महीने का कंडोनेशन का पावर मिल गया है बेटा। ओके चलिए, अब जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का चैप्टर है उसमें एक छोटा सा चेंज किया हुआ है बेटा। सर यहां जो सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1B था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए लिखा हुआ था बेटा, इस सेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जब हमने सेक्शन पढ़ा था तभी हमने पढ़ के जब एग्जांपल लिया था वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए लिया था जिस पर टीसीएस की लायबिलिटी आती है जैसे Amazon.in। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने पहले केवल सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1B में एनी ईसीओ इतना ही लिखा था बेटा, अभी गवर्नमेंट ने ये वर्ड्स ऐड कर दिए हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। तो ऑब्वियसली जब हमने इसके पेनल्टी के प्रोविजन पढ़े थे तब ये पढ़ते वक्त हमने जो एग्जांपल्स लिए थे नेचुरली ये सेक्शन उन्हीं ईसीओ पे अप्लाई होगा हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52। तो गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्टिंग एरर था उसको रेक्टिफाई कर दिया, नथिंग एल्स। क्लियर? सर ये तो था हमारा डायरेक्ट पोर्शन। नीचे भी सर ये एनालिटिकल व्यू में जो हमने सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 भी पढ़ा था उसमें भी यहाँ पर आप करेक्शन कर देना, करेक्शन मतलब अमेंडमेंट कर देना, एनी ईसीओ हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 उस पे पेनल्टी के प्रोविजन लगेंगे सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1B वाले। ओके, और नेचुरली उसके जो प्रोविजन है वो लगते भी उन्हीं ईसीओ पे जिन पे टीसीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं बेटा। ठीक है चलिए सर, कोई खास बात नहीं। आइए मालिक, नेक्स्ट 74A का रेफरेंस दिया बेटा यहाँ पे। उसके बाद अच्छा एक बोगस बिल वाला जो सर्कुलर दे रखा मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको, कहाँ पे
ऑफेंसेस पेनल्टीज के एंड में, उसमें भी 73 74 लिखा है, वहां पे आप 74A रेफर कर देना बेटा, दैट्स इट, क्लियर, डन। अब है क्या, लेटेस्ट सर्कुलर्स अंडर जीएसटी, इसका सर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा ये वाला, बहुत काम के सर्कुलर्स है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है, जो नए सर्कुलर आते हैं उसके बेस पे बेटा, ठीक है। तो ये लेक्चर में आपको सेपरेटली, ये लेक्चर के बाद में एज अ पार्ट 3 ऑफ द अमेंडमेंट लेक्चर में देने वाला हूं, तो आपको वहां मिल जाएगा। अभी सर्कुलर के बाद में कस्टम में जो एक अमेंडमेंट था हम वो पढ़ रहे हैं बेटा। अच्छा एक बात और, मैंने यहाँ पे जो सर्कुलर दिया ना बेटा आपको, इसके अंदर मैंने क्या किया पता है, जैसे मैंने कोई सर्कुलर पूरा दिया बेटा, उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए अपनी जो जीएसटी रामबाण चार्ट बुक है बेटा, उसमें मैंने समराइज फॉर्म में इस सर्कुलर लिखा, तो मैंने इसके नीचे भी लिख दिया बेटा आपको, वो समराइज पोर्शन लिख दिया, सो दैट आपको जब भी पढ़ना होगा साथ में इससे रिवाइज कर लेना बेटा, बहुत क्विक रिवीजन होगा और आपको पता पड़ेगा एक्चुअली रामबाण चार्ट बुक को यूज कैसे करने का, बहुत क्विक रिवीजन के लिए। ओके, आप कई सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट अगर रिवाइज करना है कम टाइम में, तो वो रामबाण चार्ट बुक से आप रिवाइज कर सकते हो बेटा। ओके सर, आइए, तो मैंने हर सर्कुलर के नीचे इस तरह का रिवीजन दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए, जस्ट अगर चार्ट बुक नहीं है आपके पास तो, और है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आइए मालिक, कस्टम्स के अंदर एक अमेंडमेंट था, वो भी हम देख लेते बेटा सर, और एफटीपी में एक टॉपिक में अमेंडमेंट था थ्योरी में, वो कोई काम का नहीं है, कोई रिलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए वो पढ़ने का नहीं बेटा। आइए, सरकार कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022। मालिक, ये जो रूल्स हमने पढ़े थे एग्जाम्पल लेके, कि अगर मान लो प्लास्टिक के इंपोर्ट पे कस्टम्स एग्जम्प्ट है, अगर वो मार्कर बनाने में काम आया तो ऐसा स्पेसिफाइड एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन है, या प्लास्टिक पे 50% कस्टम एग्जम्प्ट होगा अगर वो मार्कर बनाने के लिए आपने इंपोर्ट किया तो साहब ऐसे केस में आपको वो गुड्स जब इंपोर्ट किए कस्टम पोर्ट से आप लेके आए, तब मालिक उस कस्टम ऑफिसर को एश्योर तो करना पड़ेगा नहीं, आप मार्कर, आप प्लास्टिक जो इंपोर्ट कर रहे हो मार्कर के लिए काम लोगे, किसी और पर्पस में काम नहीं लोगे। इसके लिए आपको सर इन रूल्स के थ्रू एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना पड़ता था बेटा, है ना, IGCR INN नंबर होता है बेटा इसका, क्लियर। पोर्टल पे आपका लॉगिन होता है बेटा, और उसके थ्रू आपकी बिल ऑफ एंट्री के अंदर भी IN नंबर आप लिखोगे, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होगा, और जिस जगह पे आपकी फैक्ट्री है वहां का ऑफिसर कंट्रोलिंग करेगा, और आपको मंथली बेस पे रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे, जिसमें आप लिखोगे कि इस महीने मैंने इतना गुड्स आया, इंपोर्ट किया, इट्स कंसेशन रेट पे इतना मैंने यूज किया, इतना मैंने री एक्सपोर्ट किया या डोमेस्टिक मार्केट में बेचा, मंथली बेस पे रिटर्न फाइल करते हो। अब उसमें अमेंडमेंट हो गया और बोल दिया क्या, मंथली फाइल नहीं करना बेटा, क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करना है, दैट्स इट, क्लियर। इस तरह के छोटे से अमेंडमेंट हुए, देख लीजिए बेटा सर। एक यहां पे क्वार्टर वर्ड को डिफाइन किया, मैं इस वर्ड पे आऊंगा वापस है 2 मिनट बाद में, जो बाकी के पॉइंट पढ़ाने के बाद बेटा। ओके, अच्छा क्वार्टर का मतलब क्या है, जो जीएसटी के अंदर क्वार्टर से बेटा सर वही मीनिंग है, कौन से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेटा, ठीक है। चलिए, ये क्वार्टर का मीनिंग यहां डिफाइन किया है सर, पर इसका इंपॉर्टेंस एक जगह बहुत शानदार आने वाला है, चलो एक बार पढ़ ही लो ना सर। क्वार्टर मींस, डेफिनेशन दे दी बेटा, पहले नहीं थी डेफिनेशन इन रूल्स में, अभी डेफिनेशन इंसर्ट करिए। क्वार्टर मींस एनी पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ 3 consecutive calendar months ending on last day of the March, June, September and December of a calendar year, वही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला, है ना भाई। चलिए, अब आपको सर पहले हर मंथली स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता था इन फॉर्म नंबर IGCR 3, अब क्वार्टरली फाइल करना है, क्लियर। तो अब आगे पूरे इन रूल्स में जहां जहां मंथली था कि मंथली स्टेटमेंट में आपको ये लिखना पड़ेगा, हर जगह क्वार्टरली कर दिया। देख लो, जैसे यहां पे मंथली था क्वार्टरली कर दिया सर, सब्सिक्वेंट मंथ लिखा था सब्सिक्वेंट क्वार्टर कर दिया, मंथली स्टेटमेंट था क्वार्टरली स्टेटमेंट कर दिया। अब ध्यान देना बेटा, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया अंडर दीज रूल्स और उसको अगर आपको जॉब वर्कर के यहाँ भेजना है, तो दोज गुड्स कैन बी सेंट टू द जॉब वर्कर अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस या डिलीवरी चालान अलॉन्ग विद द ई-वे बिल, पर दोज गुड्स शुड बी रिटर्न बैक विद इन 1 ईयर। पहले 6 महीने था, अब जो गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ भेजिए वो 1 साल में आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप देख रहे हो, हर जगह जहां जहां आपने अमेंडमेंट पढ़े, वाह वाह, हर जगह देखना आरसीसी की फेवर की बात ही करी सर, हर जगह मंथली से क्वार्टरली कर लिया, 6 महीने से 1 साल कर दिया, देखो बेटा आप, है ना भाई। फिर ये देखिए, मंथली स्टेटमेंट की जगह क्वार्टरली लिख दिया बेटा, तो जहां जहां वो मंथली स्टेटमेंट का रेफरेंस था वहां वहां क्वार्टरली कर दिया, हर जगह मंथली स्टेटमेंट की जगह क्वार्टरली स्टेटमेंट, क्योंकि आप अगर एंड यूज रेसिपमेंट या गुड्स भेज रहे हो तो मंथली स्टेटमेंट में अपडेट करना पड़ता था, अब क्वार्टरली स्टेटमेंट में अपडेट करना बेटा, दैट्स इट।
अब आइए अगेन, अगर कोई गुड्स आपने जो इंपोर्ट किया था वो डिफेक्टिव आ गया था, या एक्सेस क्वांटिटी में आ गया था, या जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट किया था वो यूज में आपके नहीं आ रहा है, तो दोज गुड्स विल बी रिक्वायर्ड टू बी री एक्सपोर्टेड विद इन 6 मंथ था, अभी कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। तो दोज गुड्स यू कैन री एक्सपोर्ट और यू कैन रीसेल इन द मार्केट, सॉरी री एक्सपोर्ट, या फिर यू कैन सेल इट इन द मार्केट आफ्टर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट। क्लियर? पर कितने टाइम में आपको यूज करना पड़ेगा? द टाइम लिमिट विच इज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, जो उस पर्टिकुलर गुड्स का जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया था, उस नोटिफिकेशन में अगर कोई टाइम लिमिट दे रखा तो वो टाइम लिमिट के अंदर उन गुड्स को यूज करना पड़ेगा, या फिर विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। सर ध्यान देना बेटा, अगर आपके नोटिफिकेशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा है कि इतने टाइम में इस गुड्स को यूज करना पड़ेगा, तो 1 साल में उन गुड्स को यूज कर देना, नहीं यूज कर पाए तो या तो उनको री एक्सपोर्ट कर देना या डोमेस्टिक मार्केट में बेच देना। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर आप बेचते हो तो जो कंसेशन आपको मिला था कस्टम का अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर देना। तो सर ये टाइम लिमिट 6 मंथ से बढ़ा के 1 ईयर कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। मंथली स्टेटमेंट की जगह क्वार्टरली लिखा हुआ है बेटा, मंथली की जगह क्वार्टरली लिखा हुआ है। हाँ है ना भाई? अब आइए यहाँ पे भी मंथली स्टेटमेंट की जगह क्वार्टरली लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, डन। अब सर मैंने आपको बोला था वो क्वार्टर का जो डेफिनेशन ऐड किया है उसका रेलेवेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां देखिए, दिखने में तो वो अमेंडमेंट दिखेगा नहीं सर आपको, पर बहुत भारी अमेंडमेंट का इफेक्ट आया है। सर मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि क्वार्टर वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन दीज रूल्स, इसलिए क्वार्टर का मतलब डेट टू डेट चलेगा, बर्थडे वाला। जैसे 14 फेब को आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया था, जैसे ये कैपिटल गुड्स के वाला बेटा, याद आया? कुछ याद आ रहा होगा बेटा। अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट किया अंडर दिस रूल्स एट कंसेशन रेट और उसको आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा एट द उसको कुछ टाइम आपने यूज किया फिर डोमेस्टिक मार्केट में बेचा है, तो दिस इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएट वैल्यू निकाल के जो वैल्यू आएगी और जितना कंसेशन आपने लिया था कस्टम ड्यूटी का, उस कंसेशन मतलब जैसे 20% वॉज द रेट ऑफ कस्टम्स और आपने केवल 5% कस्टम पे किया, मतलब 15% का आपको कंसेशन मिला था उस इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स पे, तो अभी उसकी डब्ल्यूडीवी वैल्यू निकालना, डेप्रिसिएट वैल्यू यूजिंग दिस डेप्रिसिएशन रेट। और डब्ल्यूडीवी वैल्यू पर 15% जो अभी मेरा कंसेशन का अमाउंट था उतना कस्टम निकाल के पे कर देना। पर सर यहां पर जो परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दे रखा है, परसेंटेज जो दे रखा है डेप्रिसिएशन के लिए, वो दे रखा है क्या? फॉर एवरी क्वार्टर इन फर्स्ट ईयर 4%, एवरी क्वार्टर एवरी क्वार्टर एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर वर्ड का मीनिंग पहले डिफाइन नहीं था, तो पहले 14 फेब को अगर आपने मशीन को पुट टू यूज किया, क्योंकि जब मशीन को पुट टू यूज करते हो वहां से क्वार्टर काउंट होते हैं, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, हमने पढ़ा भी था बेटा। तो पुट टू यूज किया 14 फेब, तो 14 फेब से 13 मई पहले एक क्वार्टर पूरा होता था बेटा। मालिक ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने भी गलती कर दी अपने सजेस्टेड आंसर में बेटा, मैंने बताया भी था आपको लेक्चर के अंदर। पर अभी अब जाके, और आप इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हो, मैंने जो पढ़ाया था आपको कैसे कि सर अगर क्वार्टर वर्ड डिफाइंड था तो अब डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी सर? इन रूल्स में क्वार्टर वर्ड की डेफिनेशन अभी इंसर्ट करिए और वो रेट्रोस्पेक्टिव इंसर्ट नहीं करिए, प्रोस्पेक्टिव है। और अगर किसी वर्ड को डिफाइन नहीं किया हुआ तो उस वर्ड का मीनिंग जनरल प्रोविजन से लिया जाता है, और जनरल प्रोविजन क्वार्टर का मतलब होता है क्या? 3 महीने। हाँ है ना भाई? यस। तो सरकार पहले आंसर गलत था इंस्टीट्यूट का, अब सर ध्यान देना बेटा, अब आंसर मॉडिफाई हो जाएगा। और क्वेश्चनर बुक के अंदर मैंने इस क्वेश्चन पे आंसर दे रखा था जिसको मैंने मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजंस। अब सर 14 फेब को आपने मशीन को पुट टू यूज किया, तो एक क्वार्टर कब खत्म होगा मालिक? यहां से एक क्वार्टर खत्म होगा कब? 31 मार्च को। सेकेंड क्वार्टर 38 जून, और इस अकॉर्डिंग क्वार्टर काउंट किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली यहां कैलकुलेशन होगी। जैसे हमने जीएसटी के अंदर क्वार्टर्स पढ़े थे वैसे ही क्वार्टर का मीनिंग यहां पे हो गया बेटा अभी। हाँ है ना भाई? सर और ऐसे हम वो याद है आईटीसी 5% पर क्वार्टर या पार्ट क्वार्टर लेस करेंगे, उसमें जो क्वार्टर हमने काउंट किया था वैसे ही क्वार्टर यहाँ पे काउंट होंगे, और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन की रेट लगानी पड़ेगी, और उस अकॉर्डिंग आपको डब्ल्यूडीवी वैल्यू निकाल के उस पर जो कंसेशन रेट ऑफ कस्टम था उतना आपको रेट मल्टीप्लाई करके कस्टम का अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्लियर? डन। सर जैसे कोई मशीन थी जो आपने 1 CR में इंपोर्ट करी थी, हाँ है ना? अब सर आपने मान लो 5 क्वार्टर यूज कर लिया, तो 5 क्वार्टर मतलब फॉर एवरी क्वार्टर इन फर्स्ट ईयर 4%, और फॉर एवरी क्वार्टर इन द सेकेंड ईयर 3%, मतलब 4 into 4 16% और 3 19% आपका सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया। तो 1 करोड़ में से 19% लेस कर देना,
हाँ है ना। तो WD वैल्यू कितनी होगी आज की तारीख में मशीन की? सर 81 लैक्स। अब 81 लाख में आपने जब मशीन को इंपोर्ट किया था तब कितना कंसेशन रेट से कस्टम पे किया था? 20% वाज द ओरिजिनल रेट ऑफ कस्टम्स और डेप्रिसिएट वैल्यू की, और एक्चुअली आपने कंसेशन रेट पे की थी कितनी? 5। तो 20% वाज द एक्चुअल रेट और आपने 5% ही कस्टम पे किया, मतलब बेनिफिट कितना लिया? 15% का। तो 15% इस 81 लाख पे करता ना, इतना कस्टम पे करना है। पर यस, ये 5 क्वार्टर काउंट कैसे किया बेटा आपने? ये 5 क्वार्टर कैसे काउंट किए? दैट इज द मेन क्वेश्चन। और 5 क्वार्टर ये जो मैंने आपको अभी सिखाया है इस अकॉर्डिंग काउंट करना। हाँ है ना भाई। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये अमेंडमेंट भी खत्म होता है अब। और ये बड़ा सुंदर अमेंडमेंट था जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इफेक्ट आया है, ध्यान रखिएगा बेटा। सर बड़ा अच्छा पॉइंट था ये। इसी के साथ सर ये अमेंडमेंट लेक्चर खत्म करता हूं मैं यहाँ पे बेटा। अब जो आपके लिए बचा है वो क्या बचा है? सर्कुलर का मैंने अलग से सेपरेट लेक्चर दे रखा है, पार्ट 3 नाम से आपको अमेंडमेंट का लेक्चर मिल जाएगा। ध्यान देना, ये तीनों अमेंडमेंट के लेक्चर लगभग 3 घंटे के बेटा, पर मजा आ गया होगा आपको। पर इससे आपके बहुत अच्छा एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लेक्चर बेटा ये। ओके, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ सर, अगर आपको हमारी ये मेहनत अगर काम आती है तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि सर आपने सर अपने फ्रेंड्स तक अगर ये पहुंचा दिया तो हर वो स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहा है शायद उसको फायदा मिल जाएगा। एंड यस सर, कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि माहौल बना के नहीं बना बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट। एंड सर डू मोटिवेट अस ऑल्सो टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स फॉर यूर गाइज। बस ध्यान रखना सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगा दो अपनी पूरी ताकत। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।